हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और ये जो हमारी वीडियो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की पहली वीडियो होने वाली है, क्लास 12th अकाउंटेंसी की। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये है जानना कि गाइस ये जो चैप्टर है वो बहुत क्रिटिकल चैप्टर है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। अगर आप रट लिए ना तो मैं पहले बता रहा हूँ, इस चैप्टर में आप 10 मार्क्स कभी फैच नहीं कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 10 मार्क्स का है। ये अकेला चैप्टर 10 मार्क्स में आता है। और अगर आप रटे, अगर आप कोई भी काम रटने वाला किया तो बोर्ड एग्जाम में आपको वो 10 मार्क्स श्योर शॉट तो नहीं मिलेगा। 6, 7, 8 मार्क्स तक भी आप स्कोर कर लेंगे, पर आप कोई ना कोई मिस्टेक करके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन थ्रो किए जाते हैं बोर्ड एग्जाम की तरफ से, चाहे वो एडजस्टमेंट्स को लेके हो, चाहे वो आपके नेचर ऑफ आइटम से लेके हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है यहाँ पर भूमिका बनाना आपके लिए इस चैप्टर की। तो इस वीडियो में भले ही वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, पर आपको पूरी लास्ट तक देखनी। मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ, अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे, ये मेरी गारंटी है, आपकी ऐसी भूमिका बनेगी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कि आप क्लास 12th के बाद क्या, जहां जहां आपको एनपीओ पढ़ना है, चाहे आप सीए करो चाहे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करो, एनपीओ आपकी जिंदगी में वापस आएगा। तो अभी तो आप क्लास 12th अगर रट के निकाल भी लिए एनपीओ के फॉर्मेट्स, तो भाई बाद में तुम्हारा नॉलेज कहाँ है? रटा रटा ज्ञान ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। यू हैव टू गो फॉर नॉलेज। तो बाद में जो आपका नॉलेज है वो आपका ऐसी का ऐसी रह जाएगा, धरा का धरा। तो इसीलिए नॉलेज के पीछे फोकस करो। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ज्यादा फोकस करना यहाँ पर कॉन्सेप्ट में, वीडियो के बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो कॉन्सेप्ट का वीडियो है, पूरा वीडियो देखोगे तो आप अप्रिशिएट करोगे, आप खुद लाइक ठोक के जाओगे वीडियो में कि हाँ, हमको एनपीओ का पूरा पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है। और इसी वीडियो के लास्ट तक में हमारा क्वेश्चन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि इसी वीडियो के लास्ट में हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे एनपीओ के। पहले हम भूमिका बनाते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर है उस पे जो टोटल वेटेज है एग्जाम का वो 10 मार्क्स का है। ठीक है, 10 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपका 1 मार्क का एक एमसीक्यू रहेगा, जो कि एमसीक्यू पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ है अभी बोर्ड एग्जाम में। 3 मार्क्स का आपका या तो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है और या तो कोई थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, 2-3 मार्क्स में कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा या तो एक थ्योरी क्वेश्चन रहेगा। और 6 मार्क्स में पक्का से यहाँ पर, ओ शिट, मैंने यहाँ पर थ्योरी लिख दिया है। ये 6 मार्क्स में पक्का से यहाँ पर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। इसको मैं पी लिख देता हूँ। तो ये भी आप अपने चैप्टर स्टार्ट करने के पहले नोट मेकिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आपको करना है। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आप इस चैप्टर का वेटेज जरूर लिखें। मैं चाहूंगा हर चैप्टर स्टार्ट करने के पहले उन चैप्टर का वेटेज जरूर लिखें, ताकि आपको रियलाइजेशन हो कि आप कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर देख रहे हैं, अभी इंपॉर्टेंट कितना वीडियो है। गाइस, ये वीडियो आप पूरा देखना जरूर लास्ट तक। ठीक है, तो चलो अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले मैं उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहूंगा। एक सेकेंड, मैं फोन साइलेंट कर दूं। चलो, व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर सेपरेट लीगल एंटिटीज promoted by individuals or enterprises but not owned by them. Objective is to serve the society and public welfare. तो देखो, ये एनपीओ का मैं बोल सकता हूं काइंड ऑफ डेफिनेशन है, जिसमें मैंने बोला समझना बहुत ध्यान से डेफिनेशन को। एनपीओ की नाम में ही आंसर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मतलब ये जो एंटिटी है उनकी लॉ में अलग पोजीशन है। ठीक है, लॉ इसको एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानती है, इनकी पोजीशन अलग है लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल्स, ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें आपके इंडिविजुअल्स भी होते हैं, आपके एंटरप्राइजेस भी होते हैं, मतलब आपके पर्सन्स होते हैं और आपकी एंटरप्राइजेस भी पार्टिसिपेट करती है। पर ये ना उनकी मालिक नहीं होती है, नॉट ओन्ड बाय देम। ये मालिकाना हक उसमें नहीं जता सकती, ये सिर्फ वहां पर काम कर रहे हैं। ठीक है,
और उस एनपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एनपीओ का ऑब्जेक्टिव होता है कि उनको सोसाइटी और पब्लिक वेलफेयर की काम करना है, उनको सोसाइटी को सर्व करना है, ये एनपीओ का मोटिव होता है। तो दे वर्क फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली दे वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो दिस इज व्हाट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लेंगे, आपका डेफिनेशन है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। वीडियो पॉज करके और चलो आगे बढ़ते हैं। अब अकाउंटिंग पे आते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करता है। देखो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स, ये अकाउंट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है। पहला अकाउंट है आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। दूसरा अकाउंट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा अकाउंट है आपका बैलेंस शीट अकाउंट। नहीं, बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट। और ये जो बैलेंस शीट होती है ना, वो आपकी क्लास 11th में जो आपने पढ़ी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उसमें वैसी बैलेंस शीट नहीं होती है। ये दूसरी टाइप की बैलेंस शीट होती है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग से बनती है। तो इसके ऊपर तो चर्चा करेंगे ही बाद में कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है और उस पर बैलेंस शीट कैसे बनती है। एक एक करके अब सारे अकाउंट्स को हम देखेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, यहां से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, सबसे पहले हम नेचर समझेंगे अकाउंट का, ठीक है। तो ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो आपका कैश अकाउंट जैसा होता है। आपने बचपन में कैश अकाउंट बनाना सीखा था, ठीक है। तो वही कैश अकाउंट जिसमें आप डेबिट साइड जो भी आपको पैसा मिलता था वो लिखते थे, और क्रेडिट साइड जो आपका पैसा जाता था वो लिखते थे, यानी डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। वही कैश अकाउंट रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, बस नाम को चेंज कर दिया है। अगर मैं यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट की जगह कैश भी लिख दूं ना, तो वो सेम नेचर का ही चीज दिखाएगा, लेकिन एनपीओ ने उसका नाम चेंज करके रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कर दिया। यहाँ पर सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। तो इस अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन आपके रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पर मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए लिखा है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन इंक्लूड नहीं होते, ठीक है। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। आपने सुना होगा बचपन में कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब वो सिर्फ कैश पे ध्यान देता है, किसी भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन में या किसी भी एक्रूअल ट्रांजेक्शन में वो ध्यान नहीं देता है। तो मैंने यहाँ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिखा भी है कि नो एक्रूअल बेसिस। अब कुछ बच्चों को एक्रूअल बेसिस का मतलब नहीं पता होगा और या फिर भूल गए होंगे, तो मैं याद दिलाना चाहूँ। जैसे मान लो मेरा एक एम्प्लॉय है जिसको मैं 2000 रुपए पर मंथ की सैलरी देता हूँ, ठीक है, और ये मैं मंथ के आखिरी दिन देता हूँ, ठीक है। तो जो आपकी मैंने फरवरी तक की सैलरी दी 11,000 रुपए, सॉरी 2000 इंटू 11, यानी कि 22,000 रुपए सैलरी मैंने उसको फरवरी तक के मंथ की दे दी है, ठीक है। मार्च की सैलरी क्योंकि आखिरी दिन देते हैं तो 31 मार्च को ड्यू टू सम रीजन में नहीं दे पाया, ठीक है। मैं सोचा 1 अप्रैल को दे दूंगा, तो 31 मार्च को मेरा अकाउंट तो बन जाता है, ठीक है। तो उस दिन तक मैंने उसको कितनी सैलरी दी थी? सिर्फ 22,000 की सैलरी दी थी, ठीक है। तो ये 22,000 रुपए की सैलरी है जो अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, जबकि इस साल की उसकी टोटल सैलरी जो होती है वो होनी चाहिए 24,000 रुपए। पर 24,000 रुपए ना रिकॉर्ड करते हुए हम सिर्फ ये ध्यान देंगे कि कितना कैश पेड हुआ है और उतना ही रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि 22,000। तो दिस इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब सिर्फ आप कैश ध्यान दोगे, आप एक्रूअल पे नहीं जाओगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका है कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। देखो, कैपिटल नेचर मतलब ये होता है बड़े आइटम्स लाइक सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ एसेट, ये सारे जो बड़े बड़े आइटम होते हैं वो कैपिटल नेचर आइटम होते हैं। और छोटे मोटे चिल्ली पिल्ली आइटम्स जो होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के आइटम आपके होते हैं। रेवेन्यू नेचर का एग्जांपल आपका रेंट हो गया, आपके सैलरीज हो गई, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये सब चिल्ली पिल्ली आइटम रेवेन्यू नेचर आइटम होते हैं। और कैपिटल मतलब बड़े बड़े आइटम, सेल, परचेज, बिल्डिंग, है ना, ये सारे आइटम कैपिटल नेचर के। तो ये वाला अकाउंट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, बोलता है मैं तो दोनों को लूंगा, मेरे लिए दोनों मेरे दोस्त हैं, कैपिटल नेचर भी दोस्त है, रेवेन्यू नेचर भी दोस्त है, मैं तो दोनों को अपने अंदर रिकॉर्ड करूंगा। तो यहाँ पर दोनों नेचर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। क्लियर आपको इसका नेचर इस अकाउंट का। नेक्स्ट है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है वो आपने बचपन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बनाना सीखा होगा। तो यहाँ पर बच्चे बोलेंगे आप क्या बात कर रहे हो, हमारे बाल पक गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते बनाते, हमको तो ऐसे आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। में बोला वेरी गुड, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आता है, क्योंकि ये जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेचर का है। और आपसे एमसीक्यू में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका, एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो आप वहां पीएनएल नहीं लिख के आना गलती से भी, आप लिखोगे वहां नॉमिनल नेचर, क्योंकि पीएनएल भी तो नॉमिनल नेचर का होता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये उसी बेसिस पे बनता है। दूसरी चीज, यहाँ पर कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों रिकॉर्ड होते हैं। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला मैं कैश और क्रेडिट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, मैं दोनों रिकॉर्ड करूंगा।
तो यहाँ दोनों नेचर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो एक्रूअल बेसिस पर रिकॉर्ड होते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब मैं आपको इसी एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि देखो यहाँ पर जो कैश पेड था उसको मेरे वर्कर को वो 22,000 था, लेकिन एक्चुअल में इस साल की उसकी सैलरी कितनी है 12 इंटू 2 24,000। तो पीएनएल अकाउंट ना एक्रूअल बेसिस पे काम करता है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वो पूरा 24,000 रुपए अपने एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करेगा, पूरा 24,000 एक्रूअल बेसिस पे। तो एक्रूअल मतलब होता है कि कितना खर्चा हुआ इस साल में, कैश पेमेंट हुआ है नहीं पेमेंट हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये एक्रूअल बेसिस फॉलो करता है। और नेक्स्ट बोल रहा है ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। अब यहां पर इसने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, ये बोला मैं कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन नहीं लूंगा, मैं सिर्फ रेवेन्यू नेचर रिकॉर्ड करता हूं। तो यहां पर सिर्फ रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैपिटल नेचर रिकॉर्ड नहीं होते। तो अभी तक के जितना भी हुआ आप लोग सब का सब अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया पूरी चीज आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना। अब आ रहा है आपका कॉन्सेप्ट का वीडियो, बहुत जरूरी, अब बनेगी सबसे बड़ी भूमिका। इसको जो देख लिया ना उसको एनपीओ पूरी जिंदगी भर कभी नहीं भूलेगा। तो कॉन्सेप्ट की वीडियो पे हमारे हैं। कॉन्सेप्ट की वीडियो जो है मैं ऐसे समझाना चाहूंगा, पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो उसके लिए मैं आपका कैश अकाउंट ही बनवाना चाहूंगा। अब देखो ये आपका कैश अकाउंट का फॉर्मेट है, यहाँ पर कुछ बैलेंस ब्रॉट डाउन आता था जो आपका पिछले पीरियड का बचा हुआ रहता था, और फिर उसके बाद आपका जो भी पैसा मिलना, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूं पैसा मिलना, ठीक है, कोई भी पैसा मिला और पैसा देना, कोई भी पैसा देना, ठीक है। तो कोई भी पैसा दिए तो क्रेडिट साइड आता था, कोई भी पैसा मिला तो डेबिट साइड। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, सेल ऑफ मशीनरी, तो इससे हमको पैसा मिलता है तो वो डेबिट साइड आता है। और वैसी सैलरी पेड, रेंट पेड, फर्नीचर परचेज, वो सब हम पैसा दे रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। और फिर उसके बाद जो बैलेंस बच जाता था वो बैलेंस कैरिड डाउन आ जाता था। तो अगर मैं यहाँ पर कैश को काट के रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिख दूं ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। इस साइड रिसीप्ट आता है, इस साइड पेमेंट आता है। एनपीओ ने बस क्या किया, कैश अकाउंट का नाम चेंज कर दिया और उसको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कर दिया, बस। तो इसको जो जिसको ये समझ में आ गया उसको रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट समझ में आ गया होगा। मतलब कोई भी पैसा मिला डेबिट साइड, कोई भी पैसा गया क्रेडिट साइड, बस इतना समझ लो। याद करने की जरूरत ही नहीं है कि ये आइटम आएगा, ये आइटम आएगा, ये आइटम आएगा, ये फॉर्मेट देखना ही मत बुक में खोल के। बुक में खोल के जो बच्चा फॉर्मेट देखता है ना कि ये आइटम डेबिट साइड, ये आइटम क्रेडिट साइड, भाई क्या कर रहे हो, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। कुछ भी आ रहा है डेबिट साइड, कुछ भी जा रहा है क्रेडिट साइड, इतना सा लॉजिक समझ लिए तो बन गया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं, नो सिर दर्द। नेक्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट याद दिलाऊंगा जो आपने बचपन में बनाया था। तो बचपन में आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे और उसमें डेबिट करते थे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जैसे कि एक्सपेंसेस में आता था आपका सैलरी, डेप्रीसिएशन, बैड डेट्स, बहुत सारे होते थे। और वैसे क्रेडिट साइड में क्या आते थे, इंटरेस्ट रिसीव होना, रेंट रिसीव होना, ये सारी चीजें आपकी क्रेडिट साइड में आती थी, ठीक है। तो और फिर उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आता था, अगर इस साइड आता था तो प्रॉफिट हो जाता था और इस साइड आता था तो लॉस हो जाता था। मतलब डेबिट साइड प्रॉफिट, क्रेडिट साइड लॉस। अगर मैं यहाँ पीएनएल को काट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कर दूं ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आप एक्सपेंडिचर लिखोगे, यहाँ पर आप इनकम लिखोगे, और बस पीएनएल अकाउंट ही आपको बनाना है सेम टू सेम। और बस एक चीज में यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा कि जो आपका प्रॉफिट होता था उसको यहाँ पर सरप्लस बोला जाता है, और जो आपका लॉस होता था इसको यहाँ पर डेफिसिट बोला जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, कोई भी फॉर्मेट याद मत करना, तुमको लॉजिक लगाना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा गेम रहेगा ना, द गेम चेंजर आइटम, वो रहेगा। अब आप बोलोगे कि भैया हम लोग आइटम्स देखेंगे नहीं तो हम कैसे रिकॉल कर पाएंगे कि कौन सा आइटम कहाँ पर आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ आपको जो मैं नेक्स्ट आने वाले समय में आपको समझाने वाला हूँ, सिर्फ आपको दो आइटम में डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, कैपिटल और रेवेन्यू नेचर। इससे क्या होगा ना, इन रिसीप्ट एंड पेमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में इससे आपको क्या होगा ना, इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं। तो जिसको कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंशिएट करने आ गया ना, उसको फॉर्मेट देखने की जरूरत नहीं, वो सीधा रेवेन्यू के जितने आइटम है सब उठाएगा और इनकम एक्सपेंडिचर में जाके छोड़ देगा उसको, ठीक है। तो आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना चाहिए, और वो डिफरेंशिएशन आपको कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट कैसा होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो बहुत सिंपल है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी कैश आया तो डेबिट साइड, कोई भी कैश गया तो क्रेडिट साइड। वैसी बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड होगा अगर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है तो, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। फिर जितनी भी सारी कैश रिसीव्ड होती है, चाहे कैपिटल नेचर चाहे रेवेन्यू नेचर, सब आएंगी डेबिट साइड में, और जितनी भी कैपिटल पेमेंट्स होती हैं
वो सब आएंगी क्रेडिट साइड में। सिंपल, चाहे कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद टू बैलेंस कैरिड डाउन डेबिट साइड आया तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, और बाय बैलेंस कैरिड डाउन अगर क्रेडिट साइड आया तो फिर वो नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा आपका। तो ये ग्रॉस वे में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट होता है, ऐसे ही आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसमें तो कोई डिफ्रेंशिएशन भी नहीं करना है। सिंपल, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, बस इतना कॉन्सेप्ट आप समझ लो। नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक मार्क्स में मैंने बोला क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से नेचर का होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, डेबिट साइड में आपकी जो भी रेवेन्यू की पेमेंट्स है, जो भी रेवेन्यू की पेमेंट्स है वो आएंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आइटम तो आते ही नहीं है, तो रेवेन्यू की पेमेंट्स यहीं पर आएगी, यहीं आग लगाएंगे। और अलॉन्ग विथ एडजस्टमेंट्स, अलॉन्ग विथ एडजस्टमेंट मतलब मैंने आपको बताया, अगर मान लो वो जो मैंने इंप्लॉय को सैलरी दी थी 2000 रुपए, वो मेरे को यहाँ पर लिखनी होती तो मैं कैसे लिखता, टू सैलरी लिखता डेबिट साइड, 22,000 रुपए पेड प्लस 2000 आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो मैंने क्या की 2000 रुपए प्लस की ना, उसी को एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो अलॉन्ग विद एडजस्टमेंट आपने बचपन में, बोलो भैया बचपन में बहुत किए हैं, तोप है हम लोग। ठीक है, ये मत सिखाओ हमको भाई, बताना जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो टू रेवेन्यू पेमेंट डेबिट साइड आएगा। वैसी बाय रेवेन्यू रिसीप्ट्स, ठीक है, रेवेन्यू रिसीप्ट मतलब जो आपको पैसा मिला अलॉन्ग विद एडजस्टमेंट, वो आपका क्रेडिट साइड आएगा। इसका एग्जांपल भी दो, तो बाय रेंट रिसीव्ड, मान लो 10,000 रुपए मिला प्लस रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब जो हमको अभी रेंट और मिलने वाला है 2,000 रुपए मान लो, तो टोटल अलॉन्ग विद एडजस्टमेंट 12,000 रुपए आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो ऐसे आपको रेवेन्यू जो भी आपको इनकम होंगी, जो भी रिसीप्ट्स होंगी वो आपकी क्रेडिट साइड यानी इनकम साइड आएंगे, और जो भी आप खर्चे करोगे रेवेन्यू नेचर के वो डेबिट साइड आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कैपिटल नेचर यहाँ नहीं आता है। ठीक है, और फिर कोई और अदर एक्सपेंसेस होंगे, अदर एक्सपेंसेस जैसे कि डेप्रीसिएशन नॉन कैश आइटम है, ऊपर मैंने रेवेन्यू पेमेंट बोला तो उसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूड नहीं होता, अदर एक्सपेंस डेप्रीसिएशन। वैसी अदर इनकम में यहाँ पर जो भी आपका जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो सारी चीजें आएंगी। बच्चे यहाँ पर एक डाउट पूछ सकते हैं, भैया आपने बोला कैपिटल नेचर के आइटम नहीं आएंगे, है ना, तो सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ एसेट, परचेज ऑफ मशीनरी, ये सारे तो कैपिटल नेचर के आइटम है, तो ये सब नहीं आएंगे क्या, पर क्या उनके लॉसेज और प्रॉफिट आएंगे? हाँ, उनके लॉसेज और प्रॉफिट आएंगे, क्योंकि वो इनकम और गेन में होता है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज भी है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो लॉस और गेन कैटेगरी में है, तो वो भी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, कैपिटल नेचर के आइटम नहीं होते, पर उनके वजह से जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो तो आएगा ना, क्योंकि वो आपका लॉस है और गेन है। और फिर उसके बाद अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो वो सरप्लस में डेबिट साइड लिखाएगा, और अगर लॉस हो गया तो डेफिसिट में वो क्रेडिट साइड लिखाएगा। तो ये आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का ग्रॉस फॉर्मेट है, आपको यही बनाना है, बुक वाला फॉर्मेट कोई रेफर नहीं करेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, खुद फॉर्मेट बनाओ। ठीक है, बुक से भी अच्छा फॉर्मेट बनाओ। ठीक है, यू हैव टू बी गॉड ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर ये है कि मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ बार बार कि आपको फॉर्मेट याद नहीं करना है, तो फॉर्मेट आप तभी याद नहीं करोगे जब आप समझ जाओगे कि रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैपिटल रिसीप्ट की बात कर रहा हूँ, तो कैपिटल रिसीप्ट में एनपीओ में क्या क्या आता है? पहला आइटम है लाइफ मेंबरशिप फीस, ये कैपिटल रिसीप्ट में आता है। बोलो मतलब क्या होता है लाइफ मेंबरशिप फीस का? तो मैं इसका मतलब बताता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा एनपीओ है, ये देखो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये यहाँ पर लोग हैं। ठीक है, तो मैंने इन लोगों को बोला आप मुझे 1,000 रुपए दो और आप लाइफ टाइम मेंबर बन जाओगे एनपीओ के। ठीक है, 1,000 रुपीज, जस्ट पे 1,000 रुपीज और यू गोना बी लाइफ टाइम मेंबर फॉर दिस एनपीओ यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो 1,000 रुपए लाइफ मेंबरशिप के लिए देंगे एनपीओ का, तो वो आपकी होती है लाइफ मेंबरशिप फीस। क्लियर होगा? ठीक है, सेकंड है आपका लेगेसीज। लेगेसीज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो, ये फिर से एग्जांपल से बताता हूँ, ये एक आदमी है और ये आदमी मर गया। ठीक है, अब ये आदमी मर गया तो इसकी एक डीड थी, और उस डीड में लिखा हुआ था ये मेरी प्रॉपर्टी इस एनपीओ को दे देना मेरे मरने के बाद। ठीक है, तो उसके मरने के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी या जो भी पैसा था वो जो एनपीओ को मिलेगा उसको हम बोलते हैं लेगेसी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब ये होता है वो डोनेशन, जैसे मान लो ये भी मैं एग्जांपल से बताता हूँ, एक और आदमी आया यहाँ पर, ठीक है, और वो बोला मैं इस एनपीओ को दे रहा हूँ 1 लाख रुपीज। ठीक है,
ये 1 लाख रुपीज दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको राइट नहीं दे रहा हूँ कि आप इसे अपनी मर्जी से खर्चा करो, ये मेरी मर्जी से खर्चा होगा। और मेरी मर्जी ये है कि इस 1 लाख रुपए को आप यूज करके जो रोड होते हैं, रोड में अपना वाटर फिल्टर लगाओ ताकि लोग वहां से पानी पी सके, ठीक है। और आप अपने एनपीओ का यूज करते आप वाटर फिल्टर लगाओ। तो इसने पैसा दिया और इसने ये भी बताया कि उस पैसे को कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक डोनेशन होते हैं, मतलब स्पेसिफिकली उसने बता दिया कि आप यही यूज करना, तो दिस इज व्हाट स्पेसिफिक डोनेशन। और फिर ये तो भाई यूनिवर्सल है, बोलो ये तो हमने बचपन में सीखा था। सेल ऑफ एनी एसेट, ये तो आपका बाई डिफॉल्ट जो है आपका कैपिटल रिसीव्ड है, मतलब कोई एसेट सेल कर दी उससे आपको जो पैसा मिला वो आपका कैपिटल रिसीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स के बारे में। रेवेन्यू रिसीप्ट में आपका जो पहला आइटम आ रहा है वो आपका आ रहा है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेसिफिक डोनेशन मतलब अगर आप समझ गए होंगे तो जनरल तो बिना समझाए समझ जाओगे। ये एक और आदमी आया, ये 20,000 रुपए दिया एनपीओ को और बस हो गया। ये 20,000 रुपए दिया, ये बताया नहीं कहाँ यूज करना है, बस 20,000 रुपए देके चला गया एज अ डोनेशन, तो वो जनरल डोनेशन है, एनपीओ से कहीं भी यूज कर सकता है इन अ जनरल सेंस, तो इसलिए वो जनरल डोनेशन है, तो वो आपका रेवेन्यू रिसीट है। वैसे ही सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का एग्जांपल मैं आपको नेटफ्लिक्स से दे सकता हूँ, आपने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेते होंगे, ठीक है, तो उसी सब्सक्रिप्शन को रेवेन्यू रिसीव बोला जाता है। तो अब जैसे मान लो यही आदमी लोग जो सब लोग हैं, इन सबको एनपीओ ने बोला आप हमको 100 रुपए दो नॉर्मल मेंटेनेंस का खर्चा, तो ये जितने भी आदमी जो एनपीओ से कनेक्टेड है, देखो सारे आदमी एनपीओ को 100 रुपए दिए सब्सक्रिप्शन, नॉर्मल 100 रुपए महीने का या 100 रुपए साल का सब्सक्रिप्शन, तो दिस इज व्हाट नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, इसको आपको सब्सक्रिप्शन ट्रीट करना है। तो आप बोलोगे लाइफ मेंबरशिप फी दे दिया है तो आप सब्सक्रिप्शन क्यों दे रहे हैं? लाइफ मेंबरशिप वो मेंबर बनने के लिए दिया, और मेंबर बनने के बाद जो मेंबर्स को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या मेंबर्स के साथ कुछ भी डील हो रही तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए और एनपीओ की बिल्डिंग वगैरह मेंटेन करने के लिए 100 रुपए ले रहे हैं, वो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर हम नेटफ्लिक्स एग्जांपल इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो वो होती है सब्सक्रिप्शन, मतलब नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए जो मेंबर्स हैं हम सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं। नेक्स्ट है आपका रेंट रिसीव्ड, आपने आपकी कोई एनपीओ की बिल्डिंग थी उसको आपको किराए आपने किराए से दे दिया तो रेंट रिसीव हो गया, कोई आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट किस में रिसीव होता है? आपके सेविंग्स अकाउंट वगैरह में। आपने कोई ओल्ड पुराने न्यूज़पेपर वगैरह सेल कर दिए, और जो जनरल आइटम्स आते हैं वो आपको पता है, जो स्पेसिफिक आइटम थे वो मैंने आपको बता दी, स्पेसिफिक आइटम थे आपके जनरल डोनेशन और सब्सक्रिप्शन। स्पेसिफिक मतलब जो आपके नए आइटम्स थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ये आपके जो थे नए आइटम्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? अच्छा मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे थे, देखो कैपिटल रिसीप्ट जो है वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में आता है पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता। ये न्यूमोनिक्स आप लिख लेंगे ताकि आप बाद में जब रिवाइज करेंगे तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही रेवेन्यू रिसीप्ट जो है वो आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट में भी आता है, इनकम एक्सपेंडिचर में भी आता है ना। ऊपर हम पढ़ के आए ये सब चीज, बस उसको शॉर्ट में लिख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो भाई सबको पता है, बोला हम बचपन में सीख के आए थे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो उसके लिए जो पैसा दे रहे हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और वैसी कोई बिल्डिंग बिल्डिंग बनवा लिए, ठीक है, कोई प्लांट वांट सेटअप कर लिए, तो उसमें भी जो खर्चा होता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसमें कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है एनपीओ के लिए, और ये रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में तो आता है लेकिन आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आता है क्योंकि कैपिटल नेचर का आइटम है। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आपका क्या क्या आ सकता है? आप खुद ही बोलोगे भैया सैलरी आएगा, भैया रेंट आएगा, भैया टैक्स पे कर रहे वो भी आएगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब तो सब पता है हमको, बचपन में सीखे थे। मैं बोला वेरी गुड। और सैलरी का दूसरा नाम रेम्यूनरेशन है जो आपको क्लास 12 में देखने को मिलेगा, शायद 11 में कोई क्वेश्चन में देखे हो पर 12th में आपको ये रेम्यूनरेशन नाम का शब्द देखने को मिलेगा, ठीक है, सैलरी की जगह। और एक और चीज है ऑनरेरियम, ये मैंने इसीलिए एक लाइन छोड़ के अलग से लिख दिया, ऑनरेरियम का मतलब मुझे आपको समझाना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो मैंने ना अपने एनपीओ का एक प्रोग्राम ग्रैंड मेगा शो कंडक्ट करवाया, ठीक है, एकदम मेगा शो, और उसमें ना मैंने अपने मान लो चलो सलमान खान जी को बुलाया, ठीक है, ओ इस पे सल कहाँ लिख दिया मैं, तो सलमान खान जी को मैंने बुलाया शो में, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बीइंग अ सुपरस्टार उनका जो इम्पैक्ट रहता है लोगों के ऊपर वो बहुत ज्यादा रहता है, तो वो अगर आपको किसी चीज के लिए मोटिवेट करेंगे जैसे डोनेशन दो या फिर ब्लड डोनेशन या कुछ भी ऐसी चीजों के लिए मोटिवेट करेंगे तो आपके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि वो आपके बोल सकते हैं एक रोल प्लेयर है। तो उनको मैंने बुलाया और शो खत्म होने के बाद एज अ ऑनरेरियम मतलब सम्मान ऑनर के लिए मैंने उनको मान लो क्या बोलते हैं 5 लाख 1 रुपए का चेक दे दिया।
उनके लिए ये 5 लाख की रकम कोई मायने नहीं रखती, लेकिन बस एज अ ऑनर, मतलब कि आप आए, हमारी इतनी हेल्प की, हमारे इतने सारे लोगों को अवेयर कराए इस चीज पर, तो एज अ ऑनर मतलब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, 5 लाख 1 रुपए दे दिया, तो उसको बोलते हैं ऑनरेरियम। तो ये आपका रेवेन्यू का आइटम है, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो होप्स आपको क्लियर होगा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे से नोट मेकिंग कर लो, भले नहीं हुआ है तो वीडियो पॉज कर लो और फिर से पीछे जाके नोट मेकिंग कर लो, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, देख लो। ओपनिंग कैश बैलेंस है आपका 1,10,000, सेल ऑफ फर्नीचर 14, सैलरी पेड 25,000, परचेज ऑफ मशीनरी 30, रेंट रिसीव 21,000, जनरल डोनेशन 12,500, स्पेसिफिक डोनेशन 10,500, लेगेसी 50,000 एंड ऑनर एरिया में 21,000, ठीक है। और यू हैव टू प्रिपेयर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। गाइस वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो, कुछ नहीं करना, जो भी आ रहा है डेबिट साइड, जो भी जा रहा है क्रेडिट साइड, एक बार कोशिश करो, वीडियो को यही पॉज करो, ठीक है। चलो अब आपने क्वेश्चन बना लिया होगा, तो देखते हैं यहाँ पर इसका सोल्यूशन। तो देखो सबसे पहले बैलेंस आपका ब्रॉड डाउन आया डेबिट साइड में, ये रहा। फिर उसके बाद आपका सेल ऑफ फर्नीचर आया 14,000 रुपए डेबिट साइड, वैसे आपका रेंट रिसीव हुआ वो भी डेबिट, जनरल डोनेशन रिसीव हुआ वो भी डेबिट, स्पेसिफिक डोनेशन भी डेबिट, लेगेसी भी आपकी डेबिट हो गई, ठीक है। तो ये जो भी आइटम आया सब डेबिट साइड। वैसी सैलरी आपने पे की तो क्रेडिट साइड, आपने मशीन परचेस की तो उसके लिए भी पैसा पे किया, क्रेडिट साइड, आपने ऑनरेरियम पे किया उसके लिए भी पेमेंट हुई तो क्रेडिट साइड, और फाइनली फिर आपका आ गया ये बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,42,000। उम्मीद है आपने क्वेश्चन बिना देखे बनाया होगा और बना भी होगा, ठीक है। जिसका नहीं बना वो भी टेंशन नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपको फर्स्ट क्वेश्चन का यूज करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो ये भी बहुत इजी, बहुत 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 ज्यादा इजी। देखो सिंपल, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड आता है, इनकम क्रेडिट साइड आता है, ठीक है। तो देखो आपकी सैलरी एक्सपेंडिचर थी, सिर्फ रेवेन्यू आइटम लेना है, सिर्फ रेवेन्यू आइटम। वैसे आपका ऑनरेरियम भी रेवेन्यू नेचर का है, मैंने अभी बताया। और वैसे आपका इनकम क्रेडिट साइड, रेंट रिसीव्ड और जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर का होता है और स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर का होता है, ठीक है। तो ये आपका डेफिसिट आ गया 12,500 रुपए। तो ये आपके उसी क्वेश्चन का हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम हमने लिए, इस चीज को आप ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड एग्जांपल, ये देखो आपका सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 15, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2000, फर्नीचर परचेस 4000, इंटरेस्ट रिसीव टू 500, बुक परचेस 2000, इन्वेस्टमेंट परचेस 1000, डोनेशन जिसमें से 60% स्पेसिफिक है, इसका मतलब 40% जनरल है। सेल ऑफ फर्नीचर 4,000, लेकिन बुक वैल्यू तो यहाँ पर 5,000 थी, तो 1,000 का लॉस हो गया है। डेप्रीसिएशन 500 है, ऑनरेरियम 800 है और रेंट रिसीव 1,300 रुपए है। तो ये भी क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करो और जल्दी से बनाने की कोशिश करो, और चलो बन गया होगा आपका क्वेश्चन। मैं आपको आंसर टेली करा देता हूँ। देखो आपका जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो डेबिट साइड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर पैसा मिला डेबिट साइड, इंटरेस्ट रिसीव, जनरल डोनेशन रिसीव, स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव, रेंट रिसीव, सेल ऑफ फर्नीचर सब डेबिट साइड। यहाँ पर देख लो मैंने जनरल डोनेशन को 4,000 लिख दिया और स्पेसिफिक डोनेशन 6,000, मतलब उस 10,000 के मैंने दो हिस्से कर दिए, 6 और 4, ठीक है। वैसे ही मैंने फर्नीचर परचेस किया, ऑनरेरियम पे किया, बुक्स परचेस की, 1,000 का इन्वेस्टमेंट परचेस किया, तो ये मेरा आ गया सब कुछ क्रेडिट साइड। और फिर फाइनली बैलेंस ब्रॉड डाउन आया, 25,000 रुपए मेरे पास बच गया। इसी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर ऑनरेरियम रेवेन्यू आइटम डेबिट साइड, डेप्रीसिएशन रेवेन्यू आइटम डेबिट साइड, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, देखो मैंने आपको बताया था 5,000 की बुक वैल्यू थी, 4,000 में बेचे हैं तो 1,000 का लॉस यहीं आएगा। वैसी सब्सक्रिप्शन जो मिली वो रेवेन्यू नेचर की होती है, जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर की होती है, जो मेरा रेंट रिसीव हुआ रेवेन्यू नेचर का होता है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो भी आएगा रेवेन्यू नेचर, और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रेवेन्यू नेचर, इतनी चीजें रेवेन्यू नेचर के। आई थिंक इस क्वेश्चन में एक ही जगह डाउट आ सकता है कि वो जो मैंने बुक्स परचेज की है वो रेवेन्यू नेचर की नहीं है। नहीं भाई, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लाइब्रेरीज भी होती है और हो सकता है ये लाइब्रेरी हो तो बुक को इन जनरल सेंस आपका कैपिटल नेचर ही माना जाता है, रेवेन्यू नेचर नहीं माना जाता, तो इसलिए मैंने बुक को यहाँ पर नहीं लिया है, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको क्लियर होगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। और इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, और आप पूरा वीडियो देखे तो आप विनर है, ठीक है। और आपके अंदर विनर का एटीट्यूड है, आपको एनपीओ समझ में अब आ रहा होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा हाँ यार इसको तो कभी रटने की जरूरत थी ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए बस इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, रेड वाले बटन को ग्रे कर दो और लाइक ठोको। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।